हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आज की जो हमारी क्लास है हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए रहने वाली है। इसके अलावा जिनका आने वाला एग्जाम दिल्ली पुलिस एमटीएस का है, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी हमारी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि भी लेटेस्ट आने वाला एग्जाम दिल्ली पुलिस का है तो हमने ये क्लास दिल्ली पुलिस को डेडिकेटेड की है। ऊपर से आप सभी बोल रहे थे सर साइंस की एक दो क्लास ले लीजिएगा, तो आज हम एक आपके सामने साइंस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है साइंस का। एक बार देख लेते हैं आपकी तैयारी इस समय किस लेवल पर है और आप इसमें से कितने प्रश्न ठीक कर पा रहे हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो हमारी प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 30 रहने वाली है और यहां पर मैं आज आप सभी को टारगेट दूंगा 30 में से कम आपको 20 क्वेश्चन राइट करने हैं। सर देखो, इतने तो आपको राइट करने ही पड़ेंगे। एग्जाम में आपके एक महीना भी नहीं बचा है, अगर देखें तो 14 या 16 से आपके एग्जाम है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना डैश कहलाती है। इसका आंसर दीजिएगा। आप सभी को क्वेश्चन नंबर भी डालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका आंसर क्या दे रहे हैं मुझे लास्ट में आप सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है जी, यहां पर जितने प्रश्न है ना, ये लेटेस्ट आपके एसएससी एमटीएस, इसके अलावा एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं कुछ प्रश्न, और कुछ प्रश्न यहां पर मैंने आरआरबी ग्रुप डी के लिए हैं, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो साइंस के पूछे गए थे टीसीएस के पैटर्न पर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आंसर करिएगा। देखो जी, श्वेत प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभाजित होने की जो घटना है वो कहलाती है वर्ण विक्षेपण। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। मान लीजिए क्या है, ये कोई प्रिज्म है। ठीक है, ये क्या है, ये कोई प्रिज्म है ना। अब आपने पढ़ा होगा कि कोई श्वेत प्रकाश जो है वो अगर हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर यह कितने रंगों में विभाजित होता है, यह प्रश्न आता है एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है ना, और वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं जो इंद्रधनुष के कलर होते हैं, आपको पता है ना। विबग्योर, विबग्योर। अब यहां से क्या प्रश्न बनता है, देखो ये वी से वॉयलेट है, बैंगनी है, ये आर से रेड है। इसमें जो है आर यानी कि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। लाल रंग का पूछेगा विक्षेपण क्या होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। यह ध्यान रखिएगा, बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम या फिर कैल्शियम। सबसे पहले आप सभी क्या करिए, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो कमेंट करिए। ठीक है, बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है एक बार कमेंट करिएगा, उसके बाद आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। देखो जी, बेकिंग सोडा क्या है, जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, राइट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इतनी चीजें पता है आपको। ठीक है ना, मैं ये चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं कुछ कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक से भी लेके चलूंगा, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी कवर हो और साथ साथ आप अपना टेस्ट भी लगाते रहिएगा। ये पहली क्लास है, मैं एक बार देखना चाह रहा हूं कि आपका इस टेस्ट में स्कोर कितना आ रहा है, आपकी तैयारी कितनी है। उसके हिसाब से हम थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा लेंगे क्लासेस का, है ना। 4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में साइंस के 100% आने ही आने हैं। देखो, सोडियम, हाइड्रोजन और यहां पर क्या है आपका जो कैल्शियम है ना, ये बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी। जिसने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। एंगस्ट्रॉम, ओम, डाइन, कैंडेला। तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई पूछा है, क्या है, जल्दी से बताइएगा। देखिए, तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है, एंगस्ट्रॉम है। हमारा ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए, ओम किसकी इकाई है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस, ये पता होना चाहिए। डाइन देखिए, ये बल का मात्रक है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है ना। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, तो डाइन है।
इसके अलावा कैंडला आप सभी को पता होगा ज्योति तीव्रता का SI मात्रक, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है, SI मात्रक। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन है, पर CGS पद्धति में बल का SI मात्रक डाइन है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्या आंसर दे रहे हैं सभी? देखो, बिजली के बल्ब का फिलामेंट आपको पता है किसका बना होता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो बिजली का बल्ब है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है, ठीक है ना। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अब इसके साथ ऑक्सीकरण ना होने के कारण, ना होने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा बिजली के बल्ब में एक और अक्रिय गैस भरी होती है जिसका नाम क्या है? ऑर्गन है। अगर अक्रिय गैस आएगा ऑप्शन में तो आपको ऑर्गन आंसर करना है, नहीं तो बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। साथ साथ आपको नाइट्रोजन की परमाणु संख्या भी पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है आपके। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, कौन बताएगा? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है जी। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। आपसे पूछ लेगा कि नाइट्रोजन की खोज किसने की, तो क्या आंसर दोगे? नाइट्रोजन की खोज किसने की है, क्या आंसर करेंगे? नाइट्रोजन की खोज की है डैनियल रदरफोर्ड ने। किसने की है? डैनियल रदरफोर्ड। ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं ना आपको, ये अपने आप में प्रश्न है, इनसे ये नहीं पता कि कब आपकी कौन सी शिफ्ट में कहां से प्रश्न आ जाएगा। ये सारे के सारे SSC, MTS, CGL और रेलवे ग्रुप डी के प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें डैश रोग पाया जाता है? जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या फिर निकट दृष्टि दोष? करिए आंसर, क्या आंसर देंगे? देखिए, द्विफोकल जो भी लेंस लगाते हैं उसमें कौन सा दृष्टि दोष पाया जाता है? क्या आंसर दिया है आपने? आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है जरा दृष्टि दोष, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। इसके अलावा दूर दृष्टि दोष, जिसको हिंदी में हम साइंस में क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आपके सामने एक और लेंस बचता है। आप सभी मुझे यह बताइए कि अबिंदुकता के इलाज में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अबिंदुकता के इलाज में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बताइएगा, इसका आंसर दीजिए, किस लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रही बात आपकी मोतियाबिंद की, तो जब मोतियाबिंद का इलाज चल रहा होता है तो व्यक्ति को ब्लैक कलर के चश्मे दिए होते हैं लगाने के लिए, उसमें लेंस होता है मोनोफोकल। कौन सा लेंस होता है? मोनोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है मोतियाबिंद के इलाज के समय में, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अबिंदुकता के इलाज में कौन बताएगा? सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस बोलते हैं हिंदी में। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता के इलाज में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है जी? टेलीग्राम, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप या फिर स्टेथोस्कोप? जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर। चलें सॉल्यूशन पे। चलिए देखो, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अब यहां पर दूरबीन की बात कर रहा है। जो आपका टेलीस्कोप है ना, इसको दूरबीन कहा जाता है जी इंग्लिश में। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टेलीस्कोप। अब यहां से देखो क्या प्रश्न बनेगा। आपसे बोलेगा टेलीस्कोप में कितने लेंस होते हैं? तो टेलीस्कोप में 2 लेंस लगे होते हैं। टेलीस्कोप में 2 लेंस लगे होते हैं और ये दोनों की दोनों क्या हैं? उत्तल लेंस होते हैं। टेलीस्कोप में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें एक लेंस को अभिदृश्य लेंस कहा जाता है। एक लेंस को क्या बोलते हैं? अभिदृश्य। और जो दूसरा लेंस है उसको बोलते हैं नेत्रिका। ये डिटेल है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेरिस्कोप, देखिए पेरिस्कोप का प्रयोग कहां करते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए।
देखो कोई समुद्र है या कोई पानी की सतह है, उसके सतह पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो पनडुब्बी के जरिए समुद्र की सतह पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको परिदर्शी बोला जाता है हिंदी में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पनडुब्बी के जरिए समुद्र की सतह पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए, उनका पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण होते हैं, पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण प्रयोग होते हैं, यह ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इतना क्लियर है। बाकी आपको स्टेथोस्कोप तो पता ही है, डॉक्टर जो अपने कान में लगा के रखते हैं ना धड़कन वगैरह चेक करने के लिए, वो स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया था, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये आपका प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल 2018 का है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी प्रश्न लेकर आया हूं ना, ये मैं बस लेकर आया हूं कि आपकी तैयारी जांचने के लिए, आपकी तैयारी किस लेवल पे है। बिल्कुल आसान आसान तो प्रश्न आएंगे नहीं, अगर बिल्कुल आसान प्रश्न आते हैं तो आप तो कर ही लोगे, कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। यहां पर फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, लवक, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं इंग्लिश में, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जंतु कोशिका में जो है ये उपस्थित नहीं होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत में मोलास्का संघ का उदाहरण नहीं है? नियोप्लिना, काइटिन, ऑक्टोपस या फिर तिलचट्टा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। मैंने आपको बताया था कि जंतु का संघ, जंतुओं के संघ, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहां से अगर प्रश्न बनेंगे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर बोलोगे ये क्वेश्चन कहां से आया है। देखो ये मोलास्का संघ का उदाहरण नहीं है। यहां पर जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं ना, तिलचट्टा, उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। इसके अलावा नियोप्लिना, काइटिन और ऑक्टोपस, ये मोलास्का संघ के उदाहरण हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आज ही गूगल कर लीजिए या किताब पढ़ लीजिएगा, जंतुओं के संघ में कौन कौन से जंतु किस संघ में आते हैं, ये आपके कवर होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर तिलचट्टा मान लीजिए मोलास्का संघ का उदाहरण नहीं है, तो ये किस संघ का जंतु है? तो ये जंतु है आपके आर्थ्रोपोडा संघ का। कौन सा संघ है? आर्थ्रोपोडा संघ का उदाहरण है। अब आर्थ्रोपोडा क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है भाई, ये प्रश्न बनता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो जाएंगे, केकड़ा हो जाएगा, मकड़ी हो जाएगी, चींटियां हो गई, ये सभी आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं सर अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों को प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? लो भाई आंसर दे दो जल्दी से, क्या आंसर देने वाले हैं? शर्करा, लेक्टिन, लाइकोपिन या फिर क्लोरोफिल? जल्दी से एक बार आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जिसने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। क्लोरोफिल क्या है? पत्तियों का हरा रंग किसके वजह से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। लाइकोपिन आपको पता है ना, बताया है मैंने, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। ये सारी चीजें डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं। 10 नंबर है, निमोनिया मानव शरीर में मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, यह किसके कारण से होने वाला रोग है? निमोनिया जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है, यह किसके कारण होता है? तो यह बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। इसके अलावा आपसे 2 प्रश्न पूछ रहा हूं, आंसर दीजिए। आप बताइए कि जीवाणु की खोज किसने की? ठीक है, इसके अलावा विषाणु की खोज किसने की? मुझे ये दोनों चीजों का आंसर दे दीजिए, क्योंकि ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है जी। सिर्फ आपके पास 5 सेकंड हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो जीवाणु की खोज किसने की है? तो ये की है भाई किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की है। विषाणु की खोज किसने की है? इवानोवस्की ने की है, ये ध्यान रखिएगा। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
निम्नलिखित में से डैश के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। फटाफट से आंसर करिएगा। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा आपको। सभी प्रश्न एक्सपेक्टेड, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं भाई, ठीक है ना। लास्ट में मुझे सभी से स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आंसर देंगे? थायरॉक्सिन हार्मोन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये हमारी ग्रंथि है जिसको हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारी थायराइड ग्रंथि से ही रिलीज होता है और इसके अंदर जो तत्व पाया जाता है, जो घटक है, इसका प्रमुख घटक क्या है? आयोडीन है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है? मैच करिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर मेलाटोनिन हार्मोन डैश ग्रंथि स्रावित करती है जो हमारे सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस, अग्नाशय, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। आपको क्या बताना है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है वह किस ग्रंथि से निकलता है, कौन सी ग्रंथि उसको स्रावित करती है, ठीक है। और साथ में क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य दिया है कि सोने और जागने के चक्र को और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी को दे रहे हैं पीनियल ग्रंथि, उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। पीनियल ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो ये ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अग्र मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से क्या सरीसृपों तथा उभयचर के अध्ययन से संबंधित है? एक क्वेश्चन क्या पता आपके पास एग्जाम में बन जाए। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं है ना, बताइए। एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इक्थियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। सरीसृपों तथा उभयचर के अध्ययन से संबंधित है। हाँ जी, आंसर मैच करिएगा। जिसने भी यहां पर ऑप्शन डी को आंसर दिया है हर्पेटोलॉजी, उनका राइट आंसर हो जाएगा जी। हर्पेटोलॉजी सरीसृपों तथा उभयचर के अध्ययन से संबंध रखता है। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? कीटों के अध्ययन से, कीट पतंगों के अध्ययन से एंटोमोलॉजी का संबंध है। हो गया। ऑर्निथोलॉजी आपको पता होना चाहिए, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन से संबंध रखता है। इक्थियोलॉजी क्या है? मछलियों का अध्ययन, है ना, मछली पालन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 14 नंबर, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल और फिलिक्विनॉल डैश के प्रकार हैं? प्रोटीन, लवण, विटामिन, हार्मोन। भैया ये क्वेश्चन ना गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। ये मैंने खुद बनाया है और ये आसान है प्रश्न, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। देखो जी, ये जो कैल्सीफेरॉल है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फेरिक्विनॉल विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो ये सभी विटामिन के प्रकार हैं। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? यह प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस में आया है भाई 2020 वाले एग्जाम में, और बहुत आसान प्रश्न है ये। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सेल्यूलोज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन ए को आंसर दिया है मैच करिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जाइलम क्या करता है? पौधों के विभिन्न भागों तक जल तथा खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है। जल व खनिज लवण को पहुंचाने का काम कौन करता है? जल करता है। फ्लोएम क्या करता है? पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करता है, भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, चूना पत्थर, खड़िया तथा संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है आपके सामने। क्या आंसर करेंगे? देखो, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको पहले करवाया है ये प्रश्न अपनी प्रैक्टिस सेट में। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ये आपका पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु का उदाहरण नहीं है? बोरान, पोलोनियम, सिलिकॉन, गैलियम। देखो जी, उपधातु क्या होती हैं? जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु बोला जाता है, मेटेलॉइड बोलते हैं
इंग्लिश में, ठीक है ना। इसमें कौन सी उपधातु नहीं है, तो जो गैलियम को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। गैलियम उपधातु का एग्जाम्पल नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको। धातु, अधातु, उपधातु, इनके एग्जाम्पल तो याद होने ही चाहिए कम से कम। 18 नंबर है, पदार्थ की किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है? पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी। देखो, हम जब छोटी क्लास में थे, दूसरी तीसरी क्लास में, तो हमको बताते थे पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी होती हैं? पहली अवस्था ठोस है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। हमको पहले क्लास में जब बचपन में ये पढ़ाया जाता था। फिर जब हम जैसे ही थोड़े से बड़े हुए 10वीं 11वीं क्लास में गए, हमको पता लगा पदार्थ की 5 क्या होती हैं? अवस्था होती हैं। चौथी अवस्था कौन सी है? 5वीं अवस्था तो है भाई बोस आइंस्टीन, और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आंसर मैच करिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, निम्नलिखित धातु में से कौन सी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तांबा, लोहा, सोना, मैग्नीशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है? क्या आप सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को दिया है सोना? आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। प्लस आपसे अगर पूछ लेगा एग्जाम में कि सोने का परमाणु क्रमांक क्या है, सोने का परमाणु क्रमांक कौन बताएगा? जल्दी से बताइएगा। इसके अलावा सोने का संकेत बोलेगा तो सोने का संकेत होता है Au। लैटिनम बोलेगा तो क्या होता है? ऑरम, ठीक है। सोने का परमाणु क्रमांक सभी ने क्या 79 आंसर दिया है? मैच करिएगा। सोने का परमाणु क्रमांक होता है 79, और ये मुक्त अवस्था में रहने वाली धातु है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, रेडॉन, आर्गन, ऑक्सीजन। इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? ये बताओ जल्दी से। अक्रिय गैस पता है ना? अक्रिय गैस मैंने आपको बता रखी है कौन कौन सी होती हैं। इसमें जो ऑक्सीजन है ये अक्रिय गैस नहीं है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखो, आर्गन क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। रेडॉन ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में यह गैस नहीं पाई जाती है। कौन सी? रेडॉन। चलिए 21 है, कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन, संयोजन, अवकरण, जूल। आंसर दीजिए। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या आंसर देंगे? फटाफट से आंसर करिएगा। देखो, कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको संयुक्त अभिक्रिया भी बोल देते हैं। यह संयुक्त अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संयुक्त अभिक्रिया। अब यहां पर देखो 2-3 चीजें और हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा जलना कैसी अभिक्रिया है, यानी कि दहन, दहन कैसी अभिक्रिया है, तो दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है भाई, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, दहन कैसी अभिक्रिया है, तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इट मींस कोयले का जलना आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरी चीज, कोयले का जलना कैसा परिवर्तन है, ये कौन बताएगा? कोयले का जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है? ये मुझे कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट कर दो। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोयले का जलना कैसा परिवर्तन है? तो कोयले का जलना जो है यह आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, ये ध्यान रखिएगा। कैसा परिवर्तन है जी? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसके अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है एनाटॉमी, हाइड्रोपोनिक्स, टेक्सोनोमी, सेलिनोलॉजी। करिए आंसर जल्दी से, क्या आंसर देंगे? सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं भाई, 22 पे पहुंच गए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मुझे सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपका स्कोर कितना है, एक बार पता लगे कि आपकी तैयारी इस समय किस लेवल पे चल रही है।
देखो भी, जल संवर्धन का अध्ययन, जल संवर्धन को इंग्लिश में हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स पता होना चाहिए, बिना खेत में, यानी कि फसल को बिना खेत में, बिना मिट्टी में उगाए, ठीक है ना, सिर्फ जल और पोषक तत्वों से ही फसल को उगाना, पोषक तत्वों से फसल को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। फसल को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है ना, यानी कि मिट्टी के बिना पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब अगर आपसे मैं बोलूं एनाटॉमी क्या है, ये कौन बताएगा भाई? एनाटॉमी क्या है? मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। टेक्सोनॉमी क्या है भाई? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है ना, यानी कि वर्गीकरण में लिख देता हूं सिंपल, समझ जाना, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन से संबंधित है। टेक्सोनॉमी का जनक पूछेगा कौन है? टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो टेक्सोनॉमी के जनक हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। कैरोलस लीनियस ये टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। हमारा नाम क्या है मनुष्य का? आपसे पूछता है ना साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। तो ये इनके नाम पर ही रखा गया है, लीनियस के नाम पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? साधारण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोणीय बल, अभिकेंद्रीय बल। देखो एक चीज ध्यान से, मान लीजिए मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल दिया था अपनी क्लास में कि मौत का कोई कुआं है, खेल होता है ना मौत के कुएं का, इसके बीच में मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है, तो जो बीच में जो फोर्स लगा है वो इस मोटरसाइकिल वाले को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। वो कौन सा एग्जाम्पल है आपका? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। यहां पर भी वही लिखा है कि कोई वृत्तीय पथ है, कोई गोलाकार रास्ता है ना, घूर्णन करती हुई मोटरसाइकिल मैंने मान ली है, कोई वस्तु है, उस पर केंद्र की ओर लगने वाला बल किसका उदाहरण होता है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और जो मोटरसाइकिल वाला है ना, वो अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी तिरछी करके चलाता है, वो अपकेंद्रीय फोर्स लगाता है उस पर, ठीक है। और सेंटर का जो पॉइंट है उसको अपनी तरफ खींचता है, वो कौन सा बल लगाता है? अभिकेंद्रीय बल लगाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा गर्म रक्त प्राणी है? मछली, मगरमच्छ, कबूतर, मेढक। देखो जी, दो प्रश्न बनते हैं यहां से। आपसे पूछ लेगा शीत रक्त प्राणी, क्या पूछ लेगा? शीत रक्त प्राणी कौन कौन से हैं, इनके उदाहरण बता दो, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेता है कौन सा? गर्म रक्त प्राणी। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हल्का सा माइंड यूज कर लेना है। जो शीत रक्त प्राणी होते हैं ना, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं? इसमें आपका सारा के सारा मत्स्य वर्ग आ जाएगा, ठीक है ना, मत्स्य वर्ग। इसके अलावा जो उभयचर हैं, मत्स्य वर्ग हो गया आपका, उभयचर हो जाएगा, ये सभी के सभी शीत रक्त प्राणी के अंतर्गत आते हैं। गर्म रक्त प्राणी में कौन आते हैं? मनुष्य हो गए, स्तनधारी हो गए, ये सभी के सभी गर्म रक्त प्राणी में आते हैं। जितने भी पक्षी हैं ये गर्म रक्त प्राणी का उदाहरण है भाई, है ना। गर्म रक्त प्राणी कौन सा हो जाएगा इसमें? कबूतर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो उभयचर के साथ साथ एक और कैटेगरी ध्यान रखिएगा, सरीसृप, जैसे मगरमच्छ, सांप, क्या है? शीत रक्त प्राणी है। मछली, मत्स्य वर्ग मैंने बताया है क्या है? शीत रक्त प्राणी है। मेढक क्या है भाई? उभयचर है, शीत रक्त प्राणी है। पक्षी हो जाएंगे, स्तनधारी हो जाएंगे, ये गर्म रक्त प्राणी है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है सभी को। 25 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त हो जाती है? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन परावर्तन। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो हवा में मुक्त हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अब एक चीज देखो, प्रकाश संश्लेषण का रूपांतरण कैसे होता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सूर्य का प्रकाश जब पौधों पे पड़ता है, यानी कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, है ना। किस प्रकार का परावर्तन है? ये रूपांतरण है सौर ऊर्जा का
सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है जी। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और बोलता है कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, इसके अंदर जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसके अंदर जो आपका ऑक्सीजन है, यह टूटकर क्या बनता है, ऑक्सीजन का रूपांतरण किस में होता है, जल में होता है। ठीक है ना। इसके अलावा बोलेगा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रूपांतरण किस में होता है, तो उसका रूपांतरण होता है भाई शर्करा में। ये सारी चीजें याद रहेंगी आपको, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेगा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसका अंतिम उत्पाद कौन सा है, अंतिम उत्पाद क्या है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सर। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर करिए। निम्न में से किससे ध्वनि का प्रवाह सबसे अधिक होगा, किसमें ध्वनि का जो प्रवाह है, ध्वनि की चाल है, वो सबसे अधिक होगी, बताइए। जल्दी से आंसर करिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। है ना। अच्छा यहां पर क्या है, एक छोटा सा मुझे लग रहा था मिस्टेक है, ये O2 से जल नहीं है, जल से O2 बनता है ना, जल को तोड़कर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगर आपको बोलेगा कि जल का रूपांतरण, ठीक है, जल से आपका O2 यानी कि ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। ध्वनि का प्रवाह सबसे अधिक किसमें होगा, ठोस में होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो कोई ठोस वस्तु है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में माध्यम उपलब्ध होता है। ठोस का कोई और एग्जाम्पल दे सकता है, आपको ऑप्शन में स्टील लिख देगा, स्टील भी आंसर हो जाएगा आपका। आपको लोहा लिख देगा तो भी चल जाएगा, सबसे अधिक तो स्टील लोहा ठोस में ही होगा ध्वनि का प्रवाह। निर्वात में ध्वनि का प्रवाह नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। निर्वात क्या होता है, वैक्यूम, इसमें ध्वनि का प्रवाह नहीं होता है। आपको बोलेगा ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि जो है यह एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, ध्वनि का मात्रक यानी कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। 27 नंबर देखिएगा, ऑक्सिन पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। देखो पौधों में दो तीन तरह के हार्मोन उपलब्ध होते हैं, ऑक्सिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, ये सभी अलग अलग टाइप के हार्मोन हैं जो कि पौधों में अलग अलग टाइप का कार्य करते हैं। हमारे पास जो हार्मोन है वो क्या है, ऑक्सिन है। ठीक है ना, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन है। यह पौधों में कौन सा कार्य करता है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे वरना टाइम ज्यादा निकलता है फिर। देखो ऑक्सिन जो है यह पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन ए को दिया है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस किस समूह में है। यह क्वेश्चन ध्यान रखिए, मैंने आपको दिल्ली पुलिस के टेस्ट में करवाया है अभी 2-4 दिन पहले ही, जब हमारी लास्ट क्लास लगी थी, करवाया है ना। तो प्लीज जो पुराने विद्यार्थी देख रहे हैं वो इसका आंसर बिल्कुल राइट देंगे। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बस इतना सा काम है। ऑप्शन ए करेक्ट है, समूह 18 जो है आवर्त सारणी का, उसमें अक्रिय गैसें पाई जाती है। ठीक है, समूह 17 पूछेगा, समूह 17 हैलोजन का उदाहरण है, ये मैंने आपको बता रखा है हैलोजन। ठीक है ना, हैलोजन जो है वो समूह 17 के उदाहरण है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की, कौन बताएगा जी। अक्रिय गैसों की खोज किसने की है, तो इसकी खोज की है रैमजे ने। किसने की है, रैमजे ने की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 नंबर, आज का सेकंड लास्ट। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है, अगर आपका बेस क्लियर है तो आसानी से करोगे, नहीं तो मुझे पता है अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा है या आपको नहीं आता है साइंस में, तो आप लोग ऑप्शन सी पर 90% लोग जाओगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। अनुदैर्घ्य का मैंने क्या बताया है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है,
और विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं इसे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई जिसने ऑप्शन ए को दिया है। इसी के साथ ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसके बाद आपकी छुट्टी है। बताइएगा जरूर सेशन कैसा लगा है। इन 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसका कार्यस्थल है? प्रोटीन संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण का, वसा संश्लेषण या फिर श्वसन? बात कर रहे हैं हम किसकी? राइबोसोम की। राइबोसोम की खोज किसने की है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है भाई आपके, ठीक है। तो इसकी खोज की है जॉर्ज पेलेड ने। किसने की है? जॉर्ज पेलेड ने इसकी खोज की है। दूसरी चीज, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट है जी। ठीक है जी। तो ये थे आपके जनरल साइंस के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट से प्रश्न लिए थे। सभी प्रश्न एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी के पूछे हुए हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा है। आपकी तैयारी इस समय किस लेवल पे है? आपने इस 30 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं? एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क का दिया है ना, इसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क का दिया है भाई, इसका आंसर बिना दिए कोई जाएगा नहीं, है ना। कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, क्लास को बंद करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।